हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में उतना मजा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे ही आपको मजा आएगा। कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर समय में पीछे चला जाता है। तो बिना देरी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी की शुरुआत रात से होती है। हमें रात में आकाश में बहुत सारे कंदील उड़ते हुए दिखते हैं। लोग हंस और कूद रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह का फेस्टिवल चल रहा हो। एक आदमी को देखते हैं जो भुखड़ों की तरह खाए जा रहा है। वह आदमी इतना खुश था कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने खा खा कर खाली प्लेटों की लाइन लगा दी थी। तभी एक औरत पीछे से उस पर चिल्लाती है, रुक जाओ तुम। एक नॉर्मल पर्सन 3 दिन में जितना खाता है उतना तुम एक बार में खा गए हो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खाने से रोकती है और कहती है, अगर तुम इसी तरह खाते रहे तो खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। तभी वो आदमी उसका हाथ छटक देता है और रोते हुए कहता है, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे वो डरावने सपने परेशान करेंगे। वो औरत मायूस हो जाती है और गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हें इसी तरह मरना है? वो आदमी रोते हुए उसकी तरफ मुड़कर उसका नाम लेता है, यनुआ। तो वह मोटा आदमी हमारा मेन कैरेक्टर है और वो लड़की उसकी नौकरानी है। मेन कैरेक्टर एक बहुत अमीर आदमी है और वह स्काई मर्चेंट यूनियन का हेड होता है। सीन शिफ्ट रात में। एक घोड़ा गाड़ी कहीं जा रही होती है। गाड़ी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी नौकरानी होती है। मेन कैरेक्टर अपनी नौकरानी से कहता है, इतना अमीर होना बेकार है। मैं उस घाव को छिपाने की कोशिश कर रहा हूं जो कभी ठीक नहीं होंगे। फिर भी मुझे अभी भी उस दिन के बुरे सपने आते हैं। नौकरानी थोड़ी भावुक होकर कहती है, यंग मास्टर। मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है, बहुत समय हो गया है जब से मैंने स्काई मर्चेंट यूनियन को अपना घर बनाया है और तुम मुझे हेड मर्चेंट के अलावा यंग मास्टर कहकर बुलाती हो। नौकरानी कहती है, चाहे कितना ही समय गुजर क्यों न जाए, तुम हमेशा मेरे लिए थ्यांजोंग क्लैन के यंग मास्टर ही रहोगे। मेन कैरेक्टर सर में लगी चोट को छूते हुए अपने मन में सोचता है, यनुआ, तुम सिर्फ मेरी नौकरानी नहीं हो, तुम मेरे लिए परिवार जैसी हो। अगर उस दिन तुम ना होती तो मैं बहुत पहले ही मर गया होता, जिस दिन चांग क्लैन नष्ट हो गया था। सीन भूतकाल में शिफ्ट होता है। मेन कैरेक्टर कबीला आग की लपटों में जल रहा था। मेन कैरेक्टर अपने परिवार से नफरत करता था। वह अपने पिता से सबसे ज्यादा नफरत करता था। वह अपनी नौकरानी को एक मूर्ति दिखाकर कहता है, अब से ये चीज मेरी जगह काम करेगी। यदि पिताजी मुझे पूछे तो उन्हें इस मूर्ति के पास ले जाना। इसके तुरंत बाद मैंने अपने परिवार से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के बावजूद मुझे एक अरेंज्ड मैरिज के तहत स्काई ओशन मर्चेंट यूनियन को बेच दिया गया था और मैंने इनकार नहीं किया। कुछ साल बाद टियनजोंग क्लैन पर डेबी सेक्ट द्वारा हमला किया गया था। आखिरकार मुझे एहसास हुआ जब मैंने देखा कि मेरा कबीला आग की लपटों में जल रहा था। मैं अपने पिता से जितनी नफरत करता था, मैं उससे उतना ही प्यार भी करता था। मेन कैरेक्टर रो रहा था। गुस्से में उसने अपना सिर उस मूर्ति से दे मारा। तभी नौकरानी भागते हुए आती है और उसे रोकती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एक अज्ञात चीज तेजी से गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। एमसी और उसकी नौकरानी आपस में बातचीत में मशगूल थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई चीज बिजली की गति से उनकी ओर आ रही है। दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। माहौल हल्का और खुशनुमा था। तभी अचानक एक आदमी तेज रफ्तार से आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। टकराने की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि पूरी गाड़ी चकनाचूर हो जाती है। वह आदमी सीधा नौकरानी से टकराता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि नौकरानी के साथ साथ एमसी भी गाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो गाड़ी से टकराया था। वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जैसे उसे भी इस टक्कर का झटका लगा हो। फिर वह खुद को संभालता है और तेजी से एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। वो आदमी अब भी पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। तभी अचानक अंधेरे से कई असैसिन्स उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगे। उनकी चाल घातक थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने बिना कोई देर किए हमला कर दिया। लेकिन वो आदमी भी आम नहीं था। जख्मी होने के बावजूद
उसने सिर्फ एक हाथ से सूखी तलवार को रोक लिया। उसका शरीर कांप रहा था, सिर से खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में अब भी हार का डर नहीं था। पर असैसिन्स रुके नहीं। वे और ज्यादा क्रूरता से आगे बढ़े, और उनमें से एक ने पूरी ताकत से तलवार उसके पेट में घोंप दी। तलवार उसके शरीर में धंस गई, खून की धार जमीन पर गिरने लगी। उनमें से एक असैसिन कहता है, क्या इसी तरह ऑलमाइटी डेमोनिक मास्टर का अंत होगा? यह सुनकर वह अपने दांत भींचता है। अचानक उसकी शरीर से एक भयानक डेमोनिक क्यू निकलने लगती है। उसकी मौजूदगी इतनी भारी हो जाती है कि आसपास की हवा कांपने लगती है। वह गहरी और डरावनी आवाज में कहता है, मैं ऑलमाइटी डेमोनिक मास्टर के रूप में नहीं जाना चाहता। एक ही वार में सभी असैसिन्स की चीखें दब जाती हैं। क्षण भर पहले जो उसे घेरने आए थे, अब उनकी निर्जीव देहें जमीन पर पड़ी थीं। सी घायल अवस्था में पड़ा था। वह दर्द से कराहता हुआ कांपते हुए उठता है। जैसे ही उसकी नजर नौकरानी पर पड़ती है, वह घबराकर उसकी ओर दौड़ता है। उसे अपनी गोद में लेते ही उसका दिल बैठ जाता है। उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है और बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगता है। वापस हम सफेद बालों वाले आदमी को देखते हैं। वह भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वह कमजोर आवाज में बुदबुदाया, मेरा दिल बंद होने से पहले मुझे एक नया शरीर चाहिए। मुझे स्पिरिट पॉजेशन टेक्निक इस्तेमाल करनी है। लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। उसने निराशा से अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई। उस आवाज ने उसकी बुझती उम्मीदों को फिर से जगा दिया। एमसी गुस्से से उबलता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसने सफेद बालों वाले आदमी का गिरेबान कसकर पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए दहाड़ा, तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में मेरी फैमिली का आखिरी इंसान भी मारा गया। सफेद बालों वाले आदमी ने ठंडी आंखों से एमसी को घूरा। एमसी कुछ समझ पाता इससे पहले ही सफेद बालों वाले ने अचानक अपनी डेमोनिक क्यूआई रिलीज कर दी। अगले ही पल उसने अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ाई और एमसी के शरीर पर एक घातक प्रेशर पॉइंट अटैक कर दिया। एमसी का शरीर झटके से नीचे गिर पड़ा। उसने हिलने की कोशिश की, मगर उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। अब सफेद बालों वाला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके चारों ओर गहरे लाल धुएं जैसी क्यूआई बह रही थी। वह गुस्से में फुफकारा, क्या एक घायल बूढ़े आदमी से इस तरह बात करते हैं? एमसी की आंखों में डर झलक उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। सफेद बालों वाला आदमी अब एमसी के बिल्कुल करीब बैठा। उसकी आवाज में एक ठंडी खामोशी थी। यह मेरी आखिरी स्पिरिट पोजीशन टेक्निक होगी। उसने गहरी सांस ली और अपनी दोनों हथेलियों में डेमोनिक क्यूआई इकट्ठा की। एक हाथ उसने एमसी के सिर पर रखा, दूसरा उसके पेट पर, ठीक दंतियन के ऊपर। उसने धीरे धीरे मन ही मन सोचा, मैं इसके दंतियन में अपनी 160 साल की ट्रू क्यूआई इंजेक्ट करूंगा और इसकी आत्मा को मिटाकर इसकी बॉडी को अपना बना लूंगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा एमसी के शरीर में प्रवेश करने लगी। कुछ ही पलों में एमसी की आंखों से जीवन गायब होने लगा। सफेद बालों वाले आदमी की आत्मा अब पूरी तरह एमसी के शरीर में समा गई थी। पुराना शरीर बेकार हो गया। उसने उसे दूर फेंक दिया। अब वह अपने नए शरीर की ताकत को महसूस करने लगा। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी, अपनी नई शक्ति को परखा। फिर धीरे से एक ठंडी, डरावनी और शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। जैसे ही सफेद बालों वाले आदमी की आत्मा ने एमसी के शरीर पर कब्जा जमाया, एक अजीब बदलाव होने लगा। एमसी के शरीर के भीतर अब 2 आत्माएं थीं। सफेद बालों वाले आदमी की आत्मा ठंडी हंसी के साथ बुदबुदाई, एमसी की आत्मा को तो मर जाना चाहिए था। मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर से इसे पहले ही खत्म कर दिया था। लेकिन तभी एमसी की आत्मा की आवाज गूंजी, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मुझे अपने कबीले का बदला लेना है। एमसी के शरीर के भीतर अब एक भयंकर जंग छिड़ गई। दोनों आत्माएं एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करने लगीं, लेकिन सफेद बालों वाला आदमी ज्यादा ताकतवर था। धीरे धीरे उसने एमसी की आत्मा को दबाना शुरू कर दिया। एमसी की आत्मा कमजोर पड़ने लगी। वह पूरी तरह मिटने ही वाली थी। अचानक बाहरी दुनिया में एक असैसिन दबे पांव एमसी के पीछे आ चुका था। उसकी आंखें ठंडी थी और उसकी पकड़ में एक धधकती तलवार थी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, स्पिरिट पॉजेशन टेक्निक, ओल्ड मैन, तुम सच में कमाल के हो, एक असली डेमोनिक मास्टर। फिर उसकी आवाज सख्त हो गई, पर आज तुम्हें मरना होगा। और अगले ही पल वह बिजली की तेजी से झपट पड़ा।
उसकी तलवार हवा में चमकी और जानलेवा वार के लिए आगे बढ़ी। सफेद बालों वाला आदमी, जो अब एमसी के शरीर में था, अभी तक पूरी तरह नियंत्रण नहीं पा सका था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। नहीं, स्पिरिट पोजीशन पूरी तरह खत्म होने से पहले मैं अपना शरीर नहीं हिला सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। असैसिन की तलवार तेज गति से लहराई और सीधे उसकी गर्दन पर वार कर दी। एमसी के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। चारों ओर का भयंकर तूफान फैल गया। पूरी जगह हिल उठी। एपिसोड की शुरुआत में हम एक मिशन देखते हैं। वहां एक लड़का बिस्तर पड़ा होता है। वह अपने मन में कहता है, मेरा सिर फटने वाला है, मैं कहां हूं, मेरा गला सूख रहा है। वह पास ही रखे प्याले को उठाकर पी जाता है और कहता है, यह काफी कड़वा है, क्या यह किसी तरह की दवाई है? फिर वह अपने हाथों को देखकर जोर से चिल्ला उठता है। घबराकर वह प्याले को भी फेंक देता है और कहता है, मेरे हाथ के साथ क्या हुआ है? तभी एक लड़की दौड़ती हुई अंदर आती है और घबराई हुई आवाज में कहती है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मैंने कुछ टूटने की आवाज सुनी थी। वह लड़का, जो हमारा एमसी है, खड़ा होकर लड़की की ओर देखता है और चौंक कर कहता है, योनहवा, क्या यह सच में तुम हो? तुम इतनी छोटी कैसे हो? योनहवा जवाब देती है, यंग मास्टर, शायद आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। हमारा एमसी ये सूचित करने के लिए कि यह सपना है या नहीं, जमीन पर गिरे टूटे हुए प्याले पर पैर रखता है। उसके पैर से खून बहने लगता है। वह दर्द को महसूस करता है और सोचता है, यह दर्द असली है। फिर वह हवेली के बाहर निकलता है और वहां वही मूर्ति देखता है। उसे देखते ही उसके अतीत की यादें एक बार फिर लौटने लगती हैं। डर से कांपते हुए वह मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाता है और अपनी नौकरानी से पूछता है, मैं ये मूर्ति कब लेकर आया था? तभी उसके शरीर से डीमोनिक ची निकलने लगती है। क्रोधित होकर वह मूर्ति को अपने सिर से जोर से मारता है, जिससे वह चकनाचूर हो जाती है। मन ही मन वह सोचता है, यह कोई सपना नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अपने अतीत लौट आया हूं। मूर्ति को देखकर उसे एहसास होता है, 3 साल बाद मेरे क्लान पर एक बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन इस बार मैं अपने पूरे परिवार को बचाऊंगा। इसके बाद हमें क्लैन के बारे में बताया जाता है। तियानजोंग क्लैन एक मार्शल क्लैन था, जो हेनान तियानजोंग पर्वत के पास स्थित था। बहुत समय पहले से ही कई घराने ऐसे थे जिन्होंने अपना नाम इस पर्वत के नाम पर रख लिया था, लेकिन योंग क्लैन ने उन सभी को एकीकृत कर दिया। हेनान के लोग उन्हें तियानजोंग योंग क्लैन कहा करते थे। जो लोग उस समय को याद कर सकते हैं, वे वंश की प्रशंसा करते हैं। लेकिन तियानजोंग योंग क्लैन की प्रसिद्धि खत्म हो चुकी थी और लोग अब उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। अब वे तियानजोंग क्लैन से अधिक कुछ नहीं रह गए थे। फिर हम तियानजोंग क्लैन के मुखिया को देखते हैं, जिसका नाम योंग बियांग है और वह एमसी का पिता भी है। वह अपनी पत्नी से एमसी के बारे में बात कर रहा था। वह कहता है, हवारिन मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ मेरी ही गलती है कि मैंने बहुत जल्दी पुनर्विवाह कर लिया, जबकि वह अपनी मां की मौत से उबर भी नहीं पाया था। उसकी पत्नी कहती है, उसे और समय चाहिए, समय के साथ हमारा रिश्ता सुधर जाएगा। क्लान का मुखिया कहता है, रिश्ता सुधरने के बजाय और बिगड़ गया है। तभी वहां योन चिल्लाते और भागते हुए आती है। क्लैन का मुखिया उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? नौकरानी रोते हुए कहती है, यंग मास्टर हवारिन ने खुद को घायल कर लिया है और बेहोश हो गया है। क्लान का मुखिया और उसकी दूसरी पत्नी ये सुनकर सदमे में आ जाते हैं। हम एमसी को देखते हैं, जो बिस्तर पर लेटा था। उसके सिर पर पट्टी लगी हुई थी। वह एक सपना देख रहा था। सपने में वह अपनी मां को देखता है, जो एक झरने के किनारे बैठी थी और एमसी पानी में मछली पकड़ रहा था। थोड़ी देर में वह एक मछली पकड़ लेता है और अपनी मां की ओर देखता है, लेकिन मां को देखकर वह डर जाता है, मछली को छोड़ देता है और मां की तरफ जाने लगता है। उसकी मां झरने के किनारे बेहोश पड़ी थी। एमसी की मां बिस्तर पर लेटी थी और एमसी वहीं पास में बैठकर रो रहा था। उसकी मां उठती है और उसे गले से लगा लेती है। एमसी फूट फूट कर रो रहा था। तभी उसे एक आवाज आती है, उन शापित आंसुओं को रोको। और उसे वहीं एक सफेद बालों वाला आदमी दिखता है। वह कहता है, तुम कमजोर हो, मैं तुम्हारा सिर एक उपहार के रूप में ले जा रहा हूं। यह कहकर वह उसे निगलने वाला था। तभी एमसी डरते और हांफते हुए नींद से जाग जाता है।
वह अपने आसपास देखता है और कहता है, यह जगह काफी जानी पहचानी लग रही है। यह मेरा कमरा था जब मैं किशोर था। लगता है कि मैं सच में समय में पीछे आ गया हूं। और मन ही मन कहता है, वह अतीत जब मैं अपने पिता से नफरत करता था और अपने परिवार से अलग हो गया था। मेरे पिता और परिवार की मृत्यु, वंश का पतन, मैं ये सब होने से रोक सकता हूं, चूंकि मैं भविष्य जानता हूं कि उसके शरीर में बदलाव होने लगता है। मेंशन के बाहर दो नौकरानियां एमसी के बारे में आपस में फुसफुसाकर बातें कर रही थी। तभी एमसी जोर से दरवाजा खोलता है। दोनों लड़कियां डर जाती हैं। एमसी की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। वह मन ही मन सोचता है, मुझे अचानक बहुत गर्मी महसूस हो रही है और मेरे शरीर के निचले हिस्से से तेज गर्मी उठ रही है। मुझे एक महिला की जरूरत है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके शरीर के अंदर से सफेद बालों वाले आदमी की एनर्जी निकल रही है और वह अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहा था। घबराकर वह वहां से भागने लगता है। काफी देर तक भागने के बाद एमसी उस झरने में छलांग लगा देता है जो उसने अपने सपने में देखा था। कुछ देर पानी में रहने के बाद उसके शरीर से निकलती एनर्जी शांत हो जाती है। वह मन ही मन सोचता है, मैं बच गया, वरना। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। उसका पिता भागता हुआ उसके पीछे आ गया था। एमसी अपने बीते हुए अतीत और अपनी गलतियों को याद करता है। इस बार वह उन्हें दोहराना नहीं चाहता। ये सोचकर वह अपने पिता को गले लगा लेता है। अब उस घटना को 3 महीने बीत चुके हैं। हम हवारिन और उसके छोटे भाई योंग किजुंग को एक झील के किनारे मछली पकड़ते हुए देखते हैं। दोनों के बीच एक शर्त लगी थी। फिर हवारिन हमें बताता है, पिछले 3 महीनों में मैं अपने परिवार के काफी करीब आ गया हूं। अपने पिछले जीवन में मैंने कभी किजुंग से ढंग से बात भी नहीं की थी। किजुंग अपने कबीले की गुप्त मार्शल आर्ट सीख रहा था, लेकिन तभी वह की ब्लॉकेज से पीड़ित हो गया। इसके बाद वह पूरी तरह असमर्थ हो गया। इसी वजह से तियानजोंग कबीले का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया और वह सिर्फ यूची कबीले की एक शाखा बनकर रह गया। उसी समय मैं स्काई ओशन मर्चेंट यूनियन का दामाद बन चुका था। मैं अपनी जिंदगी में इतना उलझा हुआ था कि परिवार की इस परेशानी का पता बहुत देर से चला। मैं उनकी मदद करने में असमर्थ था। फिर वर्तमान में अब हम दोबारा उन दोनों को देखते हैं। किजुंग कहता है, क्या इस तरह अचानक दवा छोड़ देना सही है? हवारिन जवाब देता है, उस दवा को खाने से मैं मोटा हो गया था। छोटा भाई चौंक कर पूछता है, आप मोटे कब हुए थे? हवारिन हड़बड़ाते हुए बहाना बनाता है, मेरा मतलब था कि मैं मोटा हो जाता। किजुंग हंसते हुए कहता है, मुझे आपका यह नया बर्ताव बहुत पसंद आ रहा है। शर्त जीतने के बाद किजुंग मछली से भरी टोकरियों की तरफ खुशी से देखता है। तभी मुख्य किरदार मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हारूंगा नहीं। वह दोनों टोकरी हवा में उछाल देता है और फिर किजुंग को पकड़ कर पानी में छलांग लगाते हुए बोलता है, हमें इससे भी बड़ी मछली पकड़नी है। दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। घर लौटते समय एमसी के मन में विचार, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मैंने तुझ पर बहुत बोझ डाल दिया था। वारेन कहता है, मैंने अपना पूरा दिन व्यायाम करते हुए बिताया ताकि मेरा शरीर मार्शल आर्ट्स सीखने लायक बन सके। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि कहीं बूढ़े आदमी की ऊर्जा फिर से मुझ पर हावी न हो जाए, लेकिन इससे मुझे अब तक कोई परेशानी नहीं हुई है। मैंने हर सुबह झरने के नीचे ध्यान करने की आदत विकसित कर ली है और वह झरने के पास प्रशिक्षण कर रहा था। तभी उसकी छोटी बहन उसके लिए तौलिया लेकर आई। उसका नाम योंग सोलान है। तब वारेन उसके पास जाते हुए कहता है, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। तो बहन कहती है, पर मुझे तुमसे बातें करना पसंद है। वापस वारेन सोचते हुए बताता है, मैंने कहा कि मैंने अपने पिछले जीवन में कभी किजुओंग से बात नहीं की, लेकिन सेओलन के साथ कई बार बुरा व्यवहार किया, भले ही वह हमेशा अच्छी और मिलनसार रही। उसे आतिशबाजी जैसे कार्यक्रम पसंद थे और वह मुझे साथ चलने को कहती, लेकिन जब भी वह प्रस्ताव देती, अरे, तुम्हें लगता है मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त है? दोबारा मत पूछना, यह कहकर मैं उसे भगा देता था। हवारिन ये सब सोचकर सेओलन से कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि मून फेस्टिवल आज है? सेओलन खुशी से जवाब देती है, मुझे लगा आप भूल गए होंगे। क्या सच में आप मेरे साथ फेस्टिवल मनाने चलेंगे? हवारिन मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल चलेंगे। तुम्हें जो पसंद आएगा वो दिला दूंगा।
घर की ओर निकलते हुए हवारिन सोचता है, ये मेरा दूसरा मौका है। जो हुआ उसे दोबारा कभी नहीं होने दूंगा, और इसके लिए मुझे इतना ताकतवर बनना होगा कि मैं अपनी फैमिली और कबीले को बचा सकूं। अगले दिन हम शिष्यों को देखते हैं जो प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्हीं के साथ हवारिन भी प्रशिक्षण कर रहा था। वह मन ही मन सोचता है, मैं पहले कमरे से बाहर भी नहीं निकलता था, दवाइयां खाता और किताबें पढ़ता रहता, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वह उस बूढ़े आदमी को दिल से धन्यवाद देता है जिसने उसे ये मौका दिया। तभी किसी ने उसे पुकारा। हवारिन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पिता थे। पिता भावुक होकर बोले, मेरा बच्चा अब बड़ा हो गया है, सच में तुम बदल गए हो। वह हवारिन को गले लगाने की कोशिश करते हैं तो हवारिन शर्माते हुए कहता है, क्या कर रहे हैं, बाकी शिष्य देख रहे हैं। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी पिता कहते हैं, तुम कब तक शारीरिक प्रशिक्षण करते रहोगे, अब तुम्हें मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए। हवारिन जवाब देता है, मैं भी इसके बारे में सोच रहा था। पिता मुस्कुराकर कहते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रशिक्षक का इंतजाम कर देता हूं। लेकिन हवारिन तुरंत कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में पहले से कोई है। पिता पूछते हैं, कौन है? तभी उसकी छोटी बहन दौड़ते हुए आती है और हवारिन को गले लगा लेती है। फिर अपने पिता को अपना नया ड्रेस दिखाकर कहती है, ये भैया ने मुझे दिलाया है, देखिए ना पिताजी। हवारिन बहन और पिता को हंसते हुए देखता है और मन में सोचता है, मुझे हर हाल में ताकतवर बनना होगा, मुझे मार्शल आर्ट्स सीखना ही पड़ेगा। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले रही थी। उसकी तकनीक तेज, सटीक और प्रभावशाली थी। हर वार में अद्भुत संतुलन और नियंत्रण था। वह इतनी फुर्ती से वार कर रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो हवा भी उसकी गति का पीछा नहीं कर पा रही हो। उसकी चालों में न सिर्फ ताकत थी, बल्कि गहरी समझ और अनुभव भी झलक रहा था। हर बार उसकी तलवार सही कोण पर वार करती, जिससे साफ था कि उसने ये कला बहुत मेहनत से सीखी है। वह अपना प्रशिक्षण रोकते हुए कहती है, तुम यहां क्या करने आए हो? फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है। उसका नाम मोब्योंग है।